तो हमने पिछली क्लास में किया था शुंग वंश के बारे में। पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में? शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था? शुंग वंश। हिस्टोरी में शुंग वंश पढ़ा था। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है? इनकी जानकारी हमें पढ़ने को कहाँ कहाँ मिलती है? देखिए, पुष्यमित्र शुंग की जो शुंग वंश है इनके बारे में पढ़ने को हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी। ठीक है, किसकी लिखी हुई है? ये पढ़नी की लिखी हुई है। पढ़नी की लिखी हुई पुस्तक में मिलता है। ठीक है, दूसरा, इनके टाइम पर, इसी के टाइम पर मनुस्मृति लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? मनुस्मृति लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? मनुस्मृति पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इन्हीं के समय पर जातक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? जातक ग्रंथ इन्हीं के समय पर लिखा गया था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ इन्हीं के समय पर लिखा गया था? जातक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, दूसरा, शुंग वंश के अंदर दो महायोद्धा हुए, बाकी तो बेकार थे, बकलोल थे एक तरह से। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। इसके पुत्र का क्या नाम था? अग्निमित्र था, जो ससुरा प्यार में पड़ चुका था, जो प्यार मोहब्बत में पड़ चुका था। अब जवानी है भाई, जवानी में तो प्यार वगैरह पड़ जाता है। अब पुष्यमित्र को लगा ले भाई, ये तो गया, ये खत्म है। ये क्यों खत्म है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, रियलिटी बताऊँ तो जब आप लोगों को किसी पद या किसी सक्सेस की ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। प्यार, मोहब्बत, नशा, दोस्ती, यारी, पार्टी, शादी, ये सब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। अब पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र पड़ गया प्यार में। ठीक है, देखिए, सक्सेस जो पानी होती है आप लोगों को मुश्किल से मिलती है। कैसे मिलती है? लोग आपको सिर्फ रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं। मंजिल तक पहुंचना आपको अकेले होता है। मंजिल तक अकेले पहुंचना है। तो जब मंजिल तक अकेले ही पहुंचना है तो हम अकेले ही चल देते हैं मंजिल की तरफ। साथ ही देगा जो रास्ते में दे देगा, नहीं देगा तो अलग बात है। ठीक है, तो मंजिल तक चलिए अपने, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए पहले एक कदम रखना पड़ता है, फिर जाकर आप मंजिल तक पहुंचते हैं। रास्ते से ही कह दोगे यार रास्ता देखकर तो मुश्किल है, दूर है बहुत, ऐसा नहीं होता। एक बार चल कर देखिए, एक कदम घट जाएगा, कहोगे यार अभी तो छोटी है, एक कदम घट गया, और एक कदम चलोगे तो 2 कदम घट जाएंगे। समझे? मंजिल तक चल कर देखो, एक बार मंजिल के रास्ते पर चल कर देखो, वो मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो क्या हो गया, सक्सेस भी तो बहुत बड़ी मिलेगी। याद रखना, अगर आपके जीवन में मुश्किल आ रही है तो आप बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपके पास से अगर भगवान ने कोई चीज़ छीन लिया ना, चिंता मत कीजिए, उससे बेहतर देगा, बेहतर से भी बेहतरीन देगा। अगर बेहतर छीन लिया है तो बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, समझे ना? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 शासक हुए। कितने शासक हुए? 10 शासक हुए। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप लोगों का पीछे का माइंड रिवाइव हो जाए। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर भागीरथ के समय पर हेलियोडोरस आया था। कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस आया था, जो यमनों का राजदूत था। यमनों का क्या था? राजदूत था। उसने क्या किया? वो भगवत जो है भगवत धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। उनके अंदर भी किससे प्रभावित हुआ? कृष्ण से प्रभावित हुआ। उसने पूछा कि जो भगवत के गुरु थे उनसे पूछा, भाई देखिए गुरु जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो अवतार होते हैं, ये कृष्ण जो अवतार है, राम जो अवतार थे, विष्णु के अवतार थे? कहा, गुरुजी ने कहा कि सही,
कहा भाई हाँ भाई थे अवतार। तो क्या इनमें पूरी 100% ताकत आ जाती है, जितनी विष्णु के अंदर पावर है उतनी ही आती है, या उससे कम आती है? गुरुओं ने बोला भाई ये तो सही सवाल है। कहा कि कुछ परसेंट आती है, 1% या 10% की पावर आती है, सारी परसेंट नहीं आता, पूरी परसेंट पावरफुल नहीं आता। कहा कि ओ तेरी के, कहा ये बात है। हेलिडोरस ने कहा कि ले मैं भी ताकतवर हूं। तो उन्होंने बताया अपने आप को, क्या बताया हेलिडोरस ने? वासुदेव बताया, वासुदेव बताया। ठीक है, एक अभिलेख लिखवाया। ठीक है, विदिशा के अंदर एक अभिलेख लिखवाया, उसमें अपने आप को वासुदेव बताया है, यानी कृष्ण का अवतार बताया है। किसने? हेलियोडोरस ने बताया है। ठीक है, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, जो पिछली क्लास थी आप लोगों की। ठीक है, और उस अभिलेख का नाम था गरुड़ध्वज। क्या नाम था? गरुड़ध्वज। अब क्या हुआ, शिशुनाग वंश के बाद आए कर्णव वंश। ठीक है, कर्णव वंश के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल पढ़नी ही नहीं, अब कुछ किया ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या भाई उसके बारे में। ठीक है, कर्णव वंश के बारे में इतनी डिटेल नहीं पढ़नी होती, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना उसके बारे में, पेपर में क्वेश्चन आता ही नहीं उससे। ठीक है, हम सीधा चलते हैं सातवाहन पर। कर्णव वंश में, ठीक है, कर्णव वंश को खत्म कर कौन आया था? सातवाहन आया था। सातवाहन कौन था? ठीक है, कौन सा वंश आया उसके बाद? कर्णव के बाद सातवाहन आया। ठीक है, सातवाहन। सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। संस्थापक कौन थे इसके? सिमुक थे। ठीक है, इन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया। किसका प्रचलन किया? सोने के सिक्के का। इन्होंने किसका प्रचलन किया? सोने के सिक्के का। इन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन किया। किसका? सोने के सिक्के का। ठीक है, ठीक है। सातवाहन जो था, जो ये सातवाहन वंश था, ये मातृसत्तात्मक था। कौन सा वंश था ये? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब है माता के नाम से पहचाना जाएगा। सत्तात्मक, माता के नाम से पहचाना जाएगा। आज भी कर्नाटक की तरफ कुछ ऐसे वंशज हैं जो अपने आप को माता के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हमारा समाज क्या है? हमारा समाज है पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी कि हमें पिता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था? सातवाहन एक मातृसत्तात्मक था, माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले था सिमुक, जो सिमुक जिसने संस्थापना की थी। उसके बाद जो राजा आया, हाल आया। ठीक है, हाल, इसका नाम था राजा जो हाल था। ठीक है, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी आया। कौन सा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी आया। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी आया। बताऊंगा अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से वंशज आए। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी आया इसमें। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र की स्थापना की। इन्होंने सभी पूरे महाराष्ट्र की स्थापना की। क्योंकि मगध क्या था? टूट चुका था पूरा मगध टूट चुका था। ठीक है, छोटे छोटे राज्य बन चुके थे उसमें। मौर्य वंश के बाद वो टूटना शुरू हो गया, शुंग वंश गया तो सब बिल्कुल बिखर गया। ठीक है, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुष्यकर्णी। ठीक है, पुलकर्णी। कौन था? पुलकर्णी था। ठीक है, महाराष्ट्र में हमेशा इनकी लड़ाई होती थी। ठीक है, महाराष्ट्र में हमेशा इनकी लड़ाई होती थी। किसकी? गौतमी पुत्र की। किसके साथ लड़ाई होती थी? शकों के साथ हमेशा लड़ाई होती थी। ठीक है, शक शासकों से ठीक है, क्या चाहिए था? देखिए, इनकी जो लड़ाई होती थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की, हमेशा इनकी जो सातवाहन वंश की थी लड़ाई हमेशा किसके साथ होती रहती थी? शक शासकों से। शक शासक कहाँ रहते थे? देखिए,
ठीक है। शक शासक ज़्यादातर ये गुजरात के एरिया में रहते थे। यहाँ पर गुजरात के एरिया में ज़्यादातर कौन से शासक रहते थे? शक शासक रहते थे। ठीक है। और महाराष्ट्र पर यहाँ पर किनका कब्जा था? सातवाहन का कब्जा था। सातवाहन थे। ठीक है। सातवाहन की और इनकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में इनकी लड़ाई होती रहती थी। ये आंध्र प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये आंध्र प्रदेश में ये रहते थे। कौन? सातवाहन रहते थे। और इनकी लड़ाई कहाँ होती रहती थी? महाराष्ट्र में होती रहती थी। अब शक शासक अपना राज्य आगे बढ़ाना चाहते थे। शक शासक क्या करना चाहते थे? अपना राज्य आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इधर से सातवाहन पूरे अपने राज्य को कब्जा करना चाहता था। अभी महाराष्ट्र इनको कब्जा करना था। तो ये महाराष्ट्र को कब्जा करने पर इनकी दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी, मुठभेड़ होती रहती थी। ठीक है। ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे क्या किया सातवाहनों ने? मगध से होकर यहाँ चले गए आंध्र प्रदेश में। कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश के अंदर चले गए। कहाँ से? मगध से शिफ्ट हो गए। कहाँ पर? सातवाहन कहाँ पर शिफ्ट हो गए? आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गए। ठीक है। अब इनकी लड़ाई चलती रहती थी हमेशा। ठीक है। कई बार आंध्र प्रदेश में सातवाहन का, ठीक है, सातवाहन का इसके साथ बार बार आंध्र प्रदेशीय बोला जाता था। इनको आंध्र प्रदेशीय क्या बोला जाता था? आंध्र प्रदेशीय बोला जाता था। आंध्र प्रदेशियों का किन से शासक हमेशा लड़ाई होती थी? शक शासकों से। कहाँ पर होती थी? महाराष्ट्र में होती थी। ठीक है। समझ आया इतना? ठीक है। जब एक बार क्या था, जब राजा कौन था? गौतमी पुत्र था। कौन राजा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा था। तब क्या हुआ? इसने क्या किया? यहाँ पर इसके साथ शकों के साथ इसका युद्ध चल रहा था। युद्ध के शकों की तरफ से कौन था? नाहवान था। कौन था शकों की तरफ से? नाहवान था। कौन था शकों की तरफ से? नाहवान राजा था। तो नाहवान की जब इसके साथ सातकर्णी के साथ लड़ाई हुई, सातकर्णी बहुत खतरनाक इंसान था भाई, बहुत खतरनाक राजा था। ठीक है। इनकी लड़ाई होती थी हमेशा महाराष्ट्र में। हमेशा इनकी लड़ाई कहाँ होती थी? महाराष्ट्र के अंदर होती थी। महाराष्ट्र में किस जगह पर? थंबी जगह पर। थंबी जगह पर। थंबी जगह पर इनकी लड़ाई होती थी। कहाँ लड़ाई होती थी इनकी? हमेशा थंबी में। कहाँ पर? थंबी में, जिसको आज के टाइम पे जोगल थंबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोगल थंबी। जोगल थंबी के अंदर इनकी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। ठीक है। किसके बीच में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में और नाहवान के बीच में। एक दिन क्या हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत खतरनाक इंसान था। इसने किसको हरा दिया? नाहवान यानी कि शक शासक को हरा दिया और एक सिक्का बनवाया। क्या बनवाया? एक सिक्का बनवाया, जिस पर एक तरफ अपने जीते हुए ऐसे खड़े होकर फोटो, ठीक है, एक तरफ यानी कि हेड टेल जैसे बोलते हैं ना, हेड टेल, एक तरफ तो सिक्के के उसने क्या किया? अपनी ऐसे कर कर सातवाहन की सातकर्णी की ऐसे कर कर फोटो बनवा दी। ठीक है। और दूसरी तरफ नाहवान की ऐसे घुटनों पर हाथ जोड़कर भीख मांगने की क्या करवा दी? फोटो बनवा दी। क्या बनवा दी? फोटो बनवा दी। ठीक है। ठीक है। समझ आया इतना कि क्या हुआ? जोगल थंबी में इनका युद्ध होता था। जोगल थंबी में जीता कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी जीता था। ठीक है। अब ये तो मारा गया। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये भी निपट गया। अब राजा कौन बना? वरिष्ठ पुत्र पुलकर्णी। कौन बना राजा? वरिष्ठ पुत्र पुलकर्णी। ये मिटा दो 1 मिनट। नाहवान, ठीक है, हार गया। ठीक है। जगह क्या थी? जोगल थंबी। क्या जगह थी? जोगल थंबी। आज के टाइम में बोला जाता है, पहले थंबी थी। ठीक है। जोगल थंबी। अब क्या हुआ? इसके बाद राजा कौन बना? रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या बना? राजा बना। ठीक है। इधर से कौन राजा बना? पुलकर्णी। ये बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बकलोल, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल अयोग्य शासक था। कोई काम का नहीं था इसके कुछ। ठीक है। इसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, सिर्फ पड़ा हुआ मोटा होता रहा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ? अब ये भी क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता। कहा अभी हम भी जाएंगे कब्जा करने के लिए। एक दिन ये कब्जा करने गया और रुद्रदामन उधर से आ रहा था। रुद्रदामन ने कहा मैं बदला लूंगा, अब अपने दूसरे शासक का मैं बदला लूंगा, अपना राज्य वापस बताऊंगा। ठीक है। तो क्या किया शक शासकों ने? जब इनके बीच में युद्ध हुआ, वहीं जोगल थंबी में युद्ध हुआ। जोगल थंबी में जब युद्ध हुआ तो कौन हार गया? वरिष्ठ पुत्र पुलकर्णी। कौन हार गया? वरिष्ठ पुत्र पुलकर्णी हार गया। अब पुलकर्णी जब हारा, ठीक है, तो
अब हारना इसका निश्चित था, क्योंकि अयोग्य अयोग्य शासक था, इसके अंदर कोई कुशलता नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल बेकार बकलोल शासक था, तो हारना तो निश्चित था। अब शक शासकों ने इसको मारने की धमकी दी। इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदामन से कर दिया। एक तो ना ये क्या क्या होता था इनके बीच में, ये जल्द भी हारते थे, किसी न किसी से शादी कर देते थे अपनी पुत्री की। जैसे चंद्रगुप्त ने उधर सेल्यूकटस को मारा, सेल्यूकटस ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी। धनानंद को मारा, धनानंद की पुत्री से शादी कर ली दुर्धरा से, ठीक है। इधर क्या हुआ, पुलकर्णी ने अपनी पुत्री की शादी शक शासकों से कर दी, ठीक है। ऐसे कर कर क्या हुआ, ऐसे कर कर समझ आया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, और सातवाहनों ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समेट दिया था, बौद्ध धर्म को समेट दिया था। क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म को समेट दिया। और किसकी चर्चा की, इन्होंने सबसे ज़्यादा किसको फैला दिया, हिंदू धर्म को फैला दिया। किसको फैला दिया, हिंदू धर्म को। देखो धर्म धीरे धीरे कर कर बौद्ध धर्म की मान्यता ही कम होने लगी। देखो धर्म यहाँ से रोका गया, बौद्ध धर्म यहाँ से रोका गया, ठीक है। और हिंदू धर्म अभी भी चले, हिंदू धर्म अब भी चल रहा है। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब ये शक शासक हार गया तो लास्ट में शासक कौन बना, यज्ञश्री सतकर्णी। कौन बना लास्ट का शासक जो था, यज्ञश्री सातकर्णी। अंतिम शासक कौन बना, यज्ञश्री सातकर्णी बना। अगला शासक कौन बना, यज्ञश्री सातकर्णी बना। यज्ञश्री सातकर्णी यह सबसे लास्टवा और अंतिमवा शासक था, लास्ट शासक था, ठीक है। ये भी कुछ खास नहीं रहा। सातवाहन के समय देखिए ये भी कुछ खास नहीं रहा, इसको भी किसी न किसी ने निपटा दिया, ठीक है। निपटाने के बाद किसका शासन हो गया, शक शासकों का पूरे भारत पर शासन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इनके समय में बदलाव क्या क्या हुए, ठीक है। इनके समय में बदलाव क्या क्या हुए, देखिए बदलाव देखते हैं इनके समय में। इतना समझ आया क्या हुआ इनके बारे में, ठीक है। कैसे ये मरे, कैसे ये गए, ठीक है। इनके समय में बदलाव क्या क्या हुआ देखते हैं धीरे धीरे कर। देखिए इनके समय में सबसे बड़ा बदलाव था, इनके समय में सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था मातृसत्तात्मक। समाज को कैसा बनाया उन्होंने, मातृसत्तात्मक बनाया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे भी पितृसत्तात्मक है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे जो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक की तरफ के लोग हैं, कुछ वंश जो है वहाँ के मातृसत्तात्मक को अपनाते हैं आज भी, ठीक है। इनके समय पर भूमि जो थी वो उपजाऊ थी, भूमि जो थी उपजाऊ थी। भूमि कैसी थी, उपजाऊ हुई, क्योंकि गोदावरी नदी के कारण उपजाऊ। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी के किनारे की, गोदावरी नदी के किनारे की, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे की सारी जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की परंपरा शुरू की। कौन सी, भूमि दान करने की परंपरा शुरू की, ठीक है। परंपरा इन्होंने क्या किया, भूमि दान करने की परंपरा शुरू की। परंपरा किसको की, और किसको दान करना था, ब्राह्मणों को दान करने की परंपरा शुरू की, भी ब्राह्मणों को भूमि दान करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ही शीशे का सिक्का बनवाया। इन्होंने किस चीज़ का सिक्का बनवाया, शीशे का सिक्का बनवाया। गैस का सिक्का बनवाया, शीशे का सिक्का बनवाया, ठीक है। इन्होंने सामंती व्यवस्था चालू की। कौन सी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। ये बिल्कुल बेकार व्यवस्था थी, शांति व्यवस्था बिल्कुल बेकार व्यवस्था थी। इन्होंने ही सातवाहन को खत्म कर दिया। कैसे, देखिए सातवाहन का समय क्या था, देखिए उस टाइम पे सामंती क्या करती है, सामंती के अंदर कुछ सामंत बनाए जाते हैं, मतलब कि वो पैसा देते हैं, धन देते हैं, अनाज देते हैं, तो उनको कोई राजा जो है वो भूमि दान कर देता है। अब जैसे ही
सामंत बनाए उसने। सामंत अलग अलग अधिकारी होते हैं, सामंत अधिकारी बनाए। अब जब भी सामंत से कोई, सामंत को सैलरी के बजाय वो क्या देते थे, जमीन दे देते थे। अब सामंत के क्या हुआ, जमीन बढ़ती गई, राजा की घटती चली गई। पैसा ले लिया सामंत से, ठीक है, उसने जमीन दान में दे दी, ठीक है, पूरी ही जमीन दान में दे दी, ठीक है। अब सामंतों का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अब भाई राजा दान करता जा रहा है, देता जा रहा है, ठीक है, और उससे पैसा लेता जा रहा है, तो जमीन तो कम होनी ही है राजा की। धीरे धीरे कर कर क्या हुआ, राजा की बिल्कुल ही क्षेत्र कम हो गया और सामंतों का बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए किसी सामंत ने हटाकर सातवाहन को खत्म कर दिया। कहा कि जा भाई अब और करेगा भूमिदान। तो सामंती क्या था, बहुत खतरनाक व्यवस्था थी। लेकिन यही व्यवस्था अकबर ने भी शुरू की थी, यही व्यवस्था अकबर ने भी शुरू की थी अपने समय में। लेकिन उसने सामंती रेखा, जो सामंती व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से नहीं चलाई थी। उसने क्या कहा, उसने कहा भी देखो भाई, हम भी सामंती, जो सामंती व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, हम भी सामंती व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं होगी। अब जैसे कोई अधिकारी उसने रखा है, अब अधिकारी को सैलरी देने के लिए अब उधर खुद जाना पड़ेगा या किसी आगे के मंत्री या सेनापति को भेजना पड़ेगा ना। अब वो क्या करता था, वो कहता था देखिए हम आपसे पैसा लेंगे, जो हम पैसा लेंगे आपसे, ठीक है, उतनी ही आमदनी वाली भूमि आपको दे देंगे, जिसकी वार्षिक आमदनी उतनी होती हो जितनी आपकी से हमने पैसा लिया है या जितनी आपकी सैलरी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको भूमि दे देते हैं। वो उस भूमि का जो भी आमदनी होगी वो आपकी होगी वार्षिक, ठीक है। देखिए उसने भूमि दान नहीं की पूरी तरह से, उसने पूरी तरह से भूमि दान नहीं की, ठीक है। उसने कहा भी जो आमदनी है आपकी वो आपकी है, भूमि पर आपको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो आमदनी होगी उस जगह की वो आपकी होगी वार्षिक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भूमि ही देंगे हम तो भूमि दो भाई, कह दिए, सामंतों ने खत्म गए। तो सामंती व्यवस्था समझ आ गया कैसी थी। अकबर ने इसको सही तरीके से यूज़ किया था, ठीक है, अकबर ने इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया था, ठीक है। समझ आया ना, कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलते हैं। देखिए अब कार सर्पण एक सिक्का चलाया था, इन्हीं के समय चलाया था। कौन सा सिक्का? कार सर्पण सिक्का था सोने का सिक्का इन्हीं के समय पर चला था। अभी बताया भी था आपको। सॉरी, जो ये सिक्का कौन सा सिक्का था? चांदी का सिक्का था। कौन सा सिक्का था ये? चांदी का सिक्का। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का था, ठीक है। एक स्वर्ण सिक्का इन्होंने चलाया। स्वर्ण कौन सा सिक्का था? सोने का सिक्का था। स्वर्ण कौन सा सिक्का था? सोने का सिक्का था, ठीक है। इन्हीं के समय पर चला इन्हीं के समय पर मगध साम्राज्य समाप्त हो गया। बचा कोई? नहीं बचा। इधर शकों का कब्जा हो गया महाराष्ट्र तक, ठीक है। आंध्र प्रदेश की तरफ इनका एरिया रह गया बस। मगध तो पूरा खत्म हो चुका था, उसमें टूट के अलग अलग छोटे छोटे राजा बन गए, ठीक है। तो ऐसे ही मगध का शासन खत्म हुआ, ठीक है। उत्तर भारत में छोटे छोटे शासक बन गए, लेकिन उनमें आगे उनमें भी कौन आ गए? गुप्त आ गए। गुप्तों ने फिर आगे चलकर पूरे भारत को एक जैसा बनाया। पूरे भारत को किसने समेटा? गुप्तों ने समेटा। किसने समेटा? गुप्तों ने। गुप्त शासकों ने भारत को समेटा था। फिर जब छोटे छोटे शासक बन गए तो भारत को किसने समेटा? गुप्तों ने समेटा। देखिए गुप्त के अंदर ही हमारा सबसे बड़ा इतिहास छुपा है। चंद्रगुप्त के बाद और अशोका के बाद सबसे बड़ा इतिहास हमारा जो रहा है वो कहाँ रहा है? गुप्तों के अंदर रहा है। इनमें जैसे चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्ता 2, ऐसे शासक इसके अंदर जो आए हैं, इसके अंदर सभी शासक बराबरी के आए हैं। एक आधा शासक तो निकल ही जाता है ऐसा कैसा। इसके अंदर सारे शासक अपनी ताकत आजमा के गए हैं, अपनी ताकत को दिखा कर गए हैं। तो हम अगली क्लास में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है।